नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 अगस्त, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार और तेलंगाना के बीच बढ़ेगा कृषि सहयोग। किसान सीखेंगे पाम ऑयल और मखाना उत्पादन की आधुनिक टेक्निक। हैदराबाद में दोनों राज्यों के मंत्रियों ने साझा किए कृषि नवाचार। राजगीर ग्लास ब्रिज में सितंबर से रोज 2100 पर्यटक कर सकेंगे सैर। 90% टिकट ऑनलाइन और 10% ऑफलाइन होंगे बुक। पर्यटकों के लिए स्लॉट व्यवस्था होगी हाईटेक। बिहार में पुराने ट्रैफिक की चालान पर मिलेगी 50% तक छूट। 31 मार्च 2026 तक के पात्र लंबे चालान होंगे शामिल। 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत। बिहार को मछली उत्पादन में नंबर 1 बनाने की तैयारी। विजन 2030 के तहत 8 प्राथमिकता परियोजनाओं पर होगा काम। आधुनिक टेक्निक से बढ़ेगी मत्स्यजीवी परिवारों की आय। बिहार के हर जिले में बनेगी सड़क निर्माण सामग्री की जांच। लैब गिट्टी, मिट्टी, सीमेंट और डामर की स्थानीय स्तर पर होगी जांच। 24 घंटे की रिपोर्ट मिलने से गुणवत्ता निगरानी होगी तेज। बक्सर में खुलेगा बिहार का पहला आधुनिक गुरुकुलम। बच्चों को वेद के साथ पढ़ाया जाएगा एआई और विज्ञान। पहली से इंटर तक होगी निःशुल्क आवासीय शिक्षा। बिहार में आईपीएल टीम बनाने की तैयारी पर शुरू हुआ मंथन। राजगीर और पटना के स्टेडियम होंगे अपग्रेड। राज्य में आईपीएल मैचों की मेजबानी से खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा मंच। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। आईओबी में लोकल बैंक ऑफिसर के 250 पदों पर 24 अगस्त तक करे आवेदन। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2026-27 भर्ती चक्र के तहत लोकल बैंक ऑफिसर के 250 पदों पर आवेदन मांगे। ऑनलाइन आवेदन 8 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 24 अगस्त है। भर्ती तमिलनाडु में 100, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में 50-50 पदों के लिए है। उम्मीदवार केवल एक राज्य के लिए आवेदन कर सकते हैं और संबंधित स्थानीय भाषा का ज्ञान भी अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति GMGS 1 में होगी और पहले 12 वर्षों तक चुने राज्य में पोस्टिंग रहेगी। चयन में 200 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा, 100 अंकों का इंटरव्यू और जरूरत पड़ने पर स्थानीय भाषा परीक्षा होगी। परीक्षा 140 प्रश्नों की होगी और अवधि 3 घंटे रहेगी। अंतिम चयन का अनुपात 80:20 होगा। बिहार को मछली उत्पादन में नंबर 1 बनाने का विजन 2030 तैयार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार को देश के अग्रणी अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों में शामिल करने के लिए विजन 2030 की समीक्षा की। योजना के तहत 8 प्राथमिकता परियोजनाओं के जरिए 1848.75 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और 9357 हेक्टेयर में प्रभाव क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से 50,200 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। सीएम ने आधुनिक टेक्निक और वैज्ञानिक पद्धतियों से उत्पादन बढ़ाने, मत्स्यजीवी परिवारों की आय बढ़ाने और समितियों को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही उत्पादन से प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और बाजार तक पूरी वैल्यू चेन मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। बिहार के किसान तेलंगाना जाकर के सीखेंगे पाम ऑयल की आधुनिक खेती। बिहार और तेलंगाना के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें आधुनिक टेक्निक, नवाचार, किसानों के प्रशिक्षण और सफल कृषि प्रयोगों के आदान प्रदान पर चर्चा की गई। बिहार के किसान तेलंगाना जाकर के पाम ऑयल की खेती, प्रसंस्करण, तेल निष्कर्षण और आधुनिक टेक्निकों का प्रशिक्षण लेंगे। वहीं तेलंगाना के किसान बिहार आकर के मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन की उन्नत टेक्निक सीखेंगे। हैदराबाद में हुई बैठक की अध्यक्षता तेलंगाना के कृषि मंत्री तुमला नागेश्वर राव ने की, जिसमें बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हुए। दोनों राज्यों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच किसानों के लिए तकनीकी ज्ञान, नवाचार और सफल प्रयोग साझा करने पर जोर दिया। राजगीर ग्लास ब्रिज में सितंबर से रोज 2100 पर्यटक कर सकेंगे सैर। राजगीर नेचर सफारी के ग्लास ब्रिज में सितंबर से रोज 2100 और जू सफारी में 2400 पर्यटक घूम सकेंगे। फिलहाल ग्लास ब्रिज में 1200 और नेचर सफारी में 1600 पर्यटकों की क्षमता है। दोनों जगह स्लॉट बढ़ाए जाएंगे और टिकट व्यवस्था को हाईटेक और पारदर्शी बनाया गया है। 90% टिकट ऑनलाइन बुक होंगे, जबकि अचानक आने वाले पर्यटकों के लिए 10% टिकट ऑफलाइन काउंटर से मिलेंगे। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्लॉट उपलब्ध रहेगा। ग्लास ब्रिज और नेचर सफारी का शुल्क वयस्कों के लिए 300 रुपए और बच्चों के लिए 150 रुपए है। जू सफारी का शुल्क 250 रुपए प्रति व्यक्ति है। पटना से ट्रेन, बस और टूरिस्ट वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। बिहार में पुराने चालान पर मिलेगी 50% तक छूट।
बिहार में पुराने लंबे ट्रैफिक ई चालान वाले वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। परिवहन विभाग ने पात्र ई चालानों के निपटारे पर 50% तक छूट देने का प्रावधान किया। इसके लाभ 12 सितंबर 2026 को आयोजित तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में मिलेगा। 31 मार्च 2026 तक के पात्र लंबित ई चालान योजना के दायरे में आएंगे। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने, ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट तोड़ने जैसे सामान्य उल्लंघनों पर छूट मिल सकती है। हालांकि गंभीर मामलों और वाणिज्यिक वाहनों से जुड़े ई चालान पर यह सुविधा लागू नहीं होगी। वाहन मालिकों को पहले अपने चालान की पात्रता जांचनी चाहिए। बिहार में नल जल योजना के पानी पर अब देना होगा शुल्क। बिहार के शहरी इलाकों में अब नल जल योजना के तहत मिलने वाले पानी के लिए उपभोक्ताओं को शुल्क देना होगा। नगर विकास और आवास विभाग ने पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 लागू कर दी। इसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत अपने क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति के बदले घर परिवारों से पेयजल उपयोग शुल्क वसूल करेंगे। सरकार का कहना है कि शुल्क से जलापूर्ति व्यवस्था के रखरखाव, संचालन और बेहतर सेवा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अभी तक मुफ्त मिल रहे पानी के लिए शहरी परिवारों को अब मासिक खर्च करना होगा। हालांकि शुल्क की दर और वसूली की प्रक्रिया नगर निकायों द्वारा तय कर जल्द सार्वजनिक की जाएगी। सड़क निर्माण सामग्री की जांच के लिए बिहार में बनेगी जिला लैब। बिहार में ग्रामीण सड़कों और पुल पुलियों की गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने हर जिले में जिला स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित करने का फैसला किया। अब गिट्टी, मिट्टी, सीमेंट और डामर जैसे निर्माण सामग्री के सैंपल पटना भेजने की जरूरत नहीं होगी। स्थानीय लैब में जांच के बाद 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मिलने की व्यवस्था होगी। इससे निर्माण कार्यों की निगरानी तेज होगी और घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लग सकेगी। विभाग ने 2000 से 2500 वर्ग फीट जगह चिन्हित करने का निर्देश दिया। सरकारी जगह नहीं मिलने पर किराए की इमारत में भी लैब शुरू होगी। नई व्यवस्था से ठेकेदारों की जवाबदेही बढ़ने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की उम्मीद है। पटना में 19 से 23 अगस्त तक लगेगा रोजगार मेला। बिहार की राजधानी पटना में 19 से 23 अगस्त तक मेगा जॉब फेयर आयोजित होगा। ज्ञान भवन उत्तरी गांधी मैदान में होने वाले इस रोजगार मेले में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, रिटेल समेत कई क्षेत्रों की कंपनियां भर्ती करेगी। फ्रेशर और अनुभवी उम्मीदवार इसमें भाग ले सकेंगे। मेले में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और बिना पंजीकरण प्रवेश नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों को CV, जरूरी दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो साथ ले जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर जॉब फेयर रिकॉर्ड्स में जाकर के संबंधित जॉब फेयर के अप्लाई नाउ लिंक से आवेदन करना होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल OTP सत्यापन के बाद जरूरी जानकारी भरकर फॉर्म जमा करना होगा। बिहार क्रिकेट के लिए बड़ा ऐलान, IPL टीम पर मंथन शुरू। बिहार में क्रिकेट को नई ऊंचाई देने की दिशा में पहल तेज हो गई है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के नेतृत्व में राज्य में IPL मैचों की मेजबानी और अपनी IPL फ्रेंचाइजी बनाने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई। पूर्व COO राजीव खन्ना और खेल विभाग के निदेशक आरिफ अहसन के साथ बैठक में IPL आयोजन और टीम गठन का रोड मैप तैयार करने पर विचार हुआ। राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और मोइनुल हक स्टेडियम के प्रस्तावित पूर्ण विकास से बिहार में बड़े मुकाबलों की मेजबानी की क्षमता बढ़ेगी। IPL आने से खिलाड़ियों को बड़ा मंच, खेल, पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिल सकता है। हालांकि इसके लिए BCCI और IPL की मंजूरी जरूरी होगी। बिहार पुलिस की सामान्य ड्यूटी में भारी हथियारों पर लगी रोक। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सामान्य ड्यूटी में हथियारों के इस्तेमाल को लेकर के नए निर्देश जारी किए। अब भीड़ नियंत्रण, प्रदर्शन, जुलूस और सामान्य कानून व्यवस्था की ड्यूटी में AK-47, इंसास और SLR जैसे असॉल्ट हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पुलिसकर्मी परिस्थिति के अनुसार निर्धारित हथियारों के साथ तैनात होंगे। हालांकि उग्रवाद, आतंकवाद और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियानों जैसे गंभीर परिस्थितियों में इन हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति होगी। DGP विनय कुमार के निर्देश पर यह व्यवस्था सभी 38 जिलों में लागू होगी। पुलिस मुख्यालय का उद्देश्य आम लोगों के बीच अनावश्यक भय और तनाव कम करना है। सिवान में प्रदर्शन के दौरान AK-47 से हवाई फायरिंग की घटना के बाद यह सख्ती सामने आई। बिहार में शुरू होगा अनोखा गुरुकुलम, वेद के साथ AI और विज्ञान पढ़ेंगे बच्चे। बिहार शिक्षा विभाग गुरुकुल परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ते हुए बक्सर में पहला गुरुकुलम शुरू करने की तैयारी कर रहा। यहाँ 1 से इंटर तक बच्चों को वेद,
कर्मकांड, विज्ञान, AI, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दी जाएगी। गुरुकुलम पूरी तरह से आवासीय और निःशुल्क होगा, जिसमें कम आय वाले परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। संजीयर स्वामी ने बक्सर सदर में परियोजना के लिए 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई। कांची कामकोटि पीठ और बेंगलुरु सत्य साई संस्थान के शिक्षक यहां पढ़ाएंगे। प्रत्येक कक्षा में 30-30 बच्चों के 2 सेक्शन होंगे। इंटर के बाद स्नातक शिक्षा की व्यवस्था भी योजना है। प्रस्ताव जल्द कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 15 अगस्त को पटना में बदलेगा ट्रैफिक प्लान। 15 अगस्त को गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक पटना की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान तक आम वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। जेपी गंगा पथ से गांधी मैदान की ओर केवल पासधारी वाहनों को अनुमति मिलेगी। आम वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए। गांधी मैदान में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के काफिले के लिए गेट 1, आम लोगों के लिए गेट नंबर 6 और 7, छात्रों के लिए गेट 2 और 4, महिलाओं के लिए गेट नंबर 12 और 13, मीडिया के लिए गेट नंबर 9 और वीआईपी के लिए गेट नंबर 10 निर्धारित है। वीआईपी वाहनों पर रंगीन कार्ड जरूरी होगा। 15 अगस्त पर स्कूलों में शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति होगी अनिवार्य। बिहार शिक्षा विभाग ने 15 अगस्त 2026 के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी सरकारी विद्यालयों को कड़े दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुरूप गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित होगा और सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं की 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी। झंडोत्तोलन सबसे पहले विद्यालय प्रबंध समिति या फिर शिक्षा समिति के अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रधान अध्यापक और उनके न होने पर वरीय शिक्षक ध्वजारोहण करेंगे। अध्यक्ष के प्रतिनिधि को झंडा फहराने की अनुमति नहीं होगी। वहीं अभिभावकों और समिति सदस्यों को विशेष निमंत्रण दिया जाएगा। कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत से शुरू होकर के ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रगान के साथ समाप्त होगा। भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर 29 अगस्त से वाहनों की आवाजाही होगी बंद। भागलपुर के क्षतिग्रस्त विक्रमशिला सेतु पर 29 अगस्त से वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम 28 अगस्त की रात से बैरिकेडिंग शुरू करेगा। पहले 1 सितंबर से पुल बंद करने की योजना थी, लेकिन काम समय पर शुरू करने के लिए इसे 3 दिन पहले बंद करने का फैसला हुआ। करीब 99 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण कार्य 30 नवम्बर तक पूरा करने का लक्ष्य है। 4 सुपर स्ट्रक्चर, एक्सपेंशन जॉइंट और बेरिंग बदले जाएंगे। बेली ब्रिज हटा करके नए स्ट्रक्चर लॉन्च किए जाएंगे। क्षतिग्रस्त हिस्से का निर्माण हरियाणा के पंचकुला में हो रहा। गंगा का जलस्तर बढ़ने से नाव और मोटर बोट परिचालन पर भी रोक है। पांटून ब्रिज की फिजिबिलिटी जांच जल्द होगी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनकाउंटर मामले में दिवंगत भरत तिवारी के परिवार के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 13 अगस्त को एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और एक परिजन को सरकारी नौकरी मिलेगी। इससे पहले 24 जुलाई को भरत तिवारी के परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने न्याय दिलाने का भरोसा दिया था। मामले की जाँच पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज कर रहे और कई लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। एनकाउंटर में गोली चलाने के आरोपी एसटीएफ जवान अक्षय कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि जगदीशपुर एसडीएम को भी हटाया गया है। औरंगाबाद में 10,000 रिश्वत लेते शिक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार। औरंगाबाद में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को केशव हाई स्कूल के फिजिकल टीचर शशि भूषण यादव को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मखरा गांव निवासी संतोष कुमार ने 6 अगस्त को शिकायत की थी कि उनकी पत्नी कंचन कुमारी का मैट्रिक सर्टिफिकेट देने के बदले शिक्षक रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत के सत्यापन में मामला सही पाए जाने के बाद निगरानी टीम ने कार्रवाई की और रिश्वत की रकम बरामद की। कार्रवाई के दौरान शिक्षक के ड्राइवर से भी 10,000 रुपए मिलने की बात सामने आई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। टीम शिक्षक से पूछताछ कर रही और अन्य लोगों की संभावित भूमिका की जाँच जारी है। बिहार में फिर गरमाया छात्र आंदोलन। 18 अगस्त को होगा आमरण अनशन। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का आंदोलन फिर तेज होने की तैयारी है। छात्र नेता दिलीप ने टीआरई 4, बीएसएससी, लाइब्रेरियन, दरोगा और सिपाही भर्ती को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया। अभ्यर्थी 18 अगस्त से पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन करेंगे। 5 दिनों में सरकार ने ठोस फैसला नहीं लिया तो विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दी गई। अभ्यर्थियों की मुख्य मांग टीआरई 4 का विज्ञापन सभी रिक्त पदों और विषयों के लिए जल्द जारी करना है। प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के खिलाफ
खिलाफ नारेबाजी हुई। साथ ही अन्य लंबित भर्तियों को समय पर पूरा करने और देरी खत्म करने की मांग उठाई गई है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने का अनुमान नहीं जताया गया। हालांकि मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कई जिलों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मेघ गर्जन और वज्रपात को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। विशेष करके खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना जरूरी होगा। बिहार में सरकारी एम्बुलेंस से मिले शराब की खेप, तस्कर गिरफ्तार। बिहार के शेखपुरा जिले में शराब तस्करी का हैरान करने वाला मामला सामने आया। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कुसुम्भा थाना क्षेत्र के काशीचक मोड़ के पास एक सरकारी एम्बुलेंस को रोक करके तलाशी ली। एम्बुलेंस में मरीज की जगह करीब 10 पेटी विदेशी शराब मिली, यानी कि 89.250 लीटर शराब बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान लखीसराय के रामगढ़ थाना क्षेत्र के निवासी प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग के अनुसार शराब को एम्बुलेंस की आड़ में ले जाया जा रहा था। आरोपी से पूछताछ जारी है। विभाग ये पता लगाने में जुटा है कि शराब कहां से लाई गई थी और तस्करी के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क शामिल है या नहीं। बिहार में नमो भारत ट्रेन की एंट्री, 4 रूटों पर बनेगा नेटवर्क। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अब बिहार में भी नमो भारत ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई। बिहार सरकार ने एनसीआरटीसी को 4 प्रमुख कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव भेजा है। इनमें 108 किलोमीटर का पटना गयाची, 103 किलोमीटर का पटना एयरपोर्ट से बेगूसराय, 67 किलोमीटर का पटना से मुजफ्फरपुर और 46 किलोमीटर का पटना एयरपोर्ट से आरा कॉरिडोर शामिल है। इन रूटों पर तेज और आधुनिक कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना है। प्रस्ताव मिलने के बाद एनसीआरटीसी चारों कॉरिडोर की टेक्निक और आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करेगा। इसके लिए अल्टरनेट एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर परियोजनाओं की आगे की दिशा और व्यवहार्यता तय होगी। AK-47 फायरिंग पर बिहार में घमासान, तेजस्वी का बड़ा ऐलान। पटना में छात्रों के आंदोलन के दौरान AK-47 से कथित फायरिंग के आरोपों ने बिहार की सियासत गरमा दी। राष्ट्रीय जनता दल ने मामले की निष्पक्ष जांच और छात्रों की सुरक्षा की मांग को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च का ऐलान किया है। आरजेडी का आरोप है कि घटना गंभीर है और सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता ने तेजस्वी यादव के मार्च को राजनीतिक दिखावा और आई वॉश बताया। सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था के मामले में सरकार गंभीर है। इस मुद्दे को लेकर के पटना में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है और आने वाले दिनों में सियासी टकराव बढ़ने के आसार हैं। गोल्ड टेस्ट में भारत की टीम को लेकर के एबी डिविलियर्स का बड़ा खुलासा। भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से गोल में टेस्ट सीरीज शुरू होगी। प्लेइंग 11 में देवदत्त पडिक्कल और सरफराज खान में से किसे मौका मिलेगा, इसे लेकर के चर्चा तेज है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स ने पडिक्कल को प्राथमिकता दी। उनका मानना है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज पडिक्कल की टेक्निक मजबूत है और वह लंबी पारी खेल सकते हैं। हालांकि सरफराज भी मैच का रुख बदलने में सक्षम है। डिविलियर्स ने कहा कि जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी के बावजूद भारत का स्क्वाड मजबूत है। उन्होंने WTC फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को बाकी 9 में से 8 मैच जीतने की जरूरत बताई। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1941 में प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी टीवी रामकृष्णन का जन्म हुआ, जबकि राजधानी कवि और स्वतंत्रता सेनानी केशरी सिंह बरावत का निधन हुआ। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र बना। 1968 में भारतीय क्रिकेटर प्रवीण आमरे का जन्म हुआ। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र बना। 1968 में भारतीय क्रिकेटर प्रवीण आमरे का जन्म हुआ। 1984 में कुश्ती के ओलंपिक पदक विजेता खाशावा जाधव का निधन हुआ। 1995 में भारतीय मोटरसाइकिल रेसर ऐश्वर्या पिस्सी का जन्म हुआ। 2000 में महान मुक्केबाज हवा सिंह का निधन हुआ। 2011 में प्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर और 2022 में दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला का निधन हुआ। कैब बुकिंग के दौरान टिप मांगने पर सरकार ने लगाई रोक। केंद्र सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो समेत सभी मोटर वाहन एग्रीगेटर्स को राइड पूरी होने से पहले टिप का विकल्प दिखाने या फिर मांगने पर रोक लगा दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 11 अगस्त को निर्देश जारी कर कंपनियों को अपने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म को मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश 2025 के अनुसार
करने को कहा है। अब बुकिंग या फिर यात्रा के दौरान टिप का कोई विकल्प नहीं दिखेगा। यात्री राइड पूरी होने और रेटिंग देने के बाद अपनी इच्छा से टिप दे सकेंगे। टिप को राइड जल्दी मिलने या फिर बुकिंग स्वीकार होने से नहीं जोड़ा जा सकेगा। साथ ही यात्री द्वारा दी गई पूरी टिप राशि ड्राइवर को मिलेगी और कंपनी कोई हिस्सा नहीं काट सकेगी। राधेमां ने पवन सिंह को लेकर के कर दी बड़ी भविष्यवाणी। भोजपुरी रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में पवन सिंह की निजी जिंदगी को लेकर के कई खुलासे हो रहे। नए प्रोमो में भारती सिंह और राधेमां की एंट्री दिखाई गई है। प्रोमो में पवन सिंह राधेमां के पैर छूकर के आशीर्वाद लेते नजर आए। राधेमां भविष्यवाणी करती है कि पवन सिंह को 45 वर्ष की उम्र में एक अच्छी और प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी। इस पर पवन भावुक नजर आते, जबकि आम्रपाली दुबे उनकी उम्र का हिसाब लगाती दिखती है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी इस भविष्यवाणी पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। वहीं पिता की 9वीं पुण्यतिथि पर पवन सिंह वृद्धाश्रम पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि देकर के बुजुर्गों को भोजन कराया। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, जैन धर्म की पवित्र पुस्तक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सुत, ऑप्शन बी है वेद, ऑप्शन सी है सूत्र, ऑप्शन डी है आगम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आगम। हमारा दूसरा सवाल है कि सम्राट के शासनकाल को मध्यकालीन बिहार का स्वर्ण युग माना जाता है? ऑप्शन ए है राजा नारायण, ऑप्शन बी है मलिक इब्राहिम, ऑप्शन सी है हातिम खान, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। हमारा तीसरा सवाल है, किस भारतीय सम्राट ने मौर्य साम्राज्य में अस्पतालों की एक श्रृंखला स्थापित की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अशोक। हमारा चौथा सवाल कि बिहार में रेल परिवहन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी है 1870। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1860। हमारा पांचवा सवाल है कि नालंदा महाविहार के अवशेष किस स्थान पर पाए गए? ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, ऑप्शन बी है बड़गांव, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है राजगीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बड़गांव। हमारा छठा सवाल है कि भारत का पहला स्वदेशी उच्च परिशुद्धता वाला कॉम्पैक्ट डायोड लेजर कहां लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। हमारा आखिरी सवाल है कि क्रिकेट खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है? ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, विजय घायल, राजीव कुमार, उमा शंकर कुमार, शिव शक्ति, जितेंद्र ठाकुर, प्रशांत सिंह, गुड्डू कुमार, ब्रज किशोर सिंह, संजय कुमार शर्मा, राम बाबू दास, रमेश कुमार, पप्पू कुमार, परवेज अंसारी, लवी यादव, रवि कुमार, आदित्य प्रधान, अमरजीत कुमार, गौतम कुमार, अनवर करीम खान, दीपक कुमार, रवि मोहन वर्मा, प्रकाश कुमार, दयानंद सिंह, राजीव कुमार, मनोज झा, रणधीर कुमार, गीता देवी, प्रदीप पंडित, जूली कुमारी, अशोक कुमार, राकेश मिश्रा, सनोज कुमार, अमर कुमार, हरेंद्र सिंह, मनोज कुमार, नरेंद्र कुमार सिन्हा, मुन्ना प्रसाद, अर्जुन राम, राजवेंद्र ताती, लक्ष्मी मेहता, अमित पासवान, नासिमा खातून, मिथिलेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, निशांत कुमार के मंत्री बनने से अस्पतालों में कितना सुधार आया? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।